हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो अभी लगभग आधे स्टूडेंट्स जो हैं सीजीएल 22 का प्री दे चुके होंगे और आगे जो है आधे सीजीएल 22 का प्री देने वाले होंगे। तो आप में से अभी कईयों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि यार मेरे इतने नंबर एक्सपेक्टेशन है, आ सकते हैं, तो क्या मुझे मेंस की तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या मुझे वेट करना चाहिए आंसर की का या फाइनल रिजल्ट का, और अगर करनी है तो किस तरीके से अभी हमें अपनी तैयारी में चेंज करना है, क्योंकि एसएससी ने पैटर्न में थोड़ा चेंज किया है, या आप कह लो तो कहीं कहीं सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज किया है। तो इन सब बातों पर मैं इस सेशन में डिटेल में आपके साथ बातचीत करूंगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को 1x स्पीड पर देखो, क्योंकि 2x स्पीड पर बस आप वीडियो को देख लोगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको फील नहीं कर पाओगे तो उसका मेन बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। ठीक है, तो बिना किसी विलंब के सेशन को करते हैं शुरुआत। सबसे पहला पॉइंट, क्या हर कोई अभी मेंस के होने से या मेंस कैसा होगा उससे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड या डरा हुआ है ना? इवन एजुकेटर्स को भी ये डर है, ये कंफ्यूजन है कि यार जो हम पढ़ाने वाले हैं क्या वैसा पेपर आएगा या नहीं, कि अगर मैंने रीजनिंग या मैथ्स कुछ बैंकिंग टाइप की पढ़ा दी तो वो आएगा या नहीं। मगर ज्यादा कौन डरा हुआ है? स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि भाई सिलेक्शन तो उनका दाव पर लगा है ना। अब ऐसा नहीं है कि इसमें केवल वही स्टूडेंट डरा हुआ है जो फर्स्ट टाइम मेंस देने वाला है, वो भी स्टूडेंट डरा हुआ है जो पहले मेंस दे चुका है। ये मैं बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, 2-3 स्टूडेंट से मेरी बात हुई है जो 21 मेंस के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो मैंने पूछा भाई 22 का क्या है? सर 22 का कुछ नहीं पता, 22 में एसएससी ने पैटर्न बदल दिया, पता नहीं क्या कैसे पूछेगा। तो हमें जो भी एडवांटेज था ना वो हमारा सर सारा खत्म हो गया। तो आप ये देख रहे हैं कि जो पहले दे भी चुका है मेंस वो भी अपने आप को एडवांटेज वाली स्टेज पे नहीं मान रहा है, यानी अब सभी सेम लेवल पर है। सबको ये डर है पता नहीं पेपर कैसा आएगा। और ये डर, ये नर्वसनेस कब खत्म होगी? जिस दिन आप पेपर दे रहे होगे और दे के निकलोगे तब समझ में आएगा कि यार हम डर रहे थे, हमें नहीं डरना चाहिए था, या नहीं डर, जो भी है पेपर का लेवल XYZ वो सारी चीजें उसी दिन क्लियर होंगी। तो ये जो एक अनएक्सपेक्टेड चीज है ना, इससे लड़ने के लिए आपको पहले ही मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आगे आने वाले टाइम में ऐसा होगा, 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि यार क्या तैयारी मतलब ढंग से हो नहीं पा रही है या खिंच नहीं रहा है, हम वहीं के वहीं घूम रहे हैं। उसका रीजन ये है कि पहले मेंस में केवल 2 चीज होती थी, कुछ नहीं करना है, केवल मैथ और इंग्लिश पे फोकस करना है। लेकिन अब इंग्लिश भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीके भी है, कंप्यूटर भी है, टाइपिंग भी है, और ये सभी एक ही दिन पर है। तो अब ये नहीं है कि अब देखो आगे जाके हम 1-1.5 महीने बाद डरे, उससे अच्छा ये है कि पहले से अपने को उस टाइम के लिए हमें प्रिपेयर करना है। यहां पर जो है ना, नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि कौन अपने आप को मेंटली काम रख पाएगा, कौन सही डायरेक्शन में तैयारी को ले जा पाएगा। आप यहां पर किसी के भरोसे नहीं हो सकते कि फलाने सर और फलाने मैडम का मैंने कोर्स ले लिया और उसी से काम बनने वाला है। वो सारी बात अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। इस बार ये जो है बिल्कुल गोल्डन अटेम्प्ट है। रीजन, आपको इस मेहनत पर इस बार जो पोस्ट मिल जाएगी वो अगली बार उसकी 1.5 गुना या दुगनी मेहनत पर भी जहां तक है ना मिले। ये मौका हर उस स्टूडेंट के लिए जो थोड़ा सा स्मार्ट है, होते हैं ना थोड़े से तेज, कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट निकाल जाते हैं, थोड़े से आप समझ रहे हो ना, चतुर कह लो, चालाक कह लो, या वो काम निकाल लेते हैं जिन्हें अपना मतलब आता है ना, जो कहते हैं शाना दिमाग टाइप का। उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि अभी वैकेंसीज बढ़ी हैं। एक डेफिनेटली ये भी रीजन रहेगा कट ऑफ गिरने का। जब भी वैकेंसीज इतिहास गवाह बढ़ती हैं तो कट ऑफ कम ही जाती है। दूसरा रीजन ये है कि पेपर का किसी को नहीं पता, अनएक्सपेक्टेड है सबके लिए कि जो आएगा, कोई लेवल ये सोचेगा, कोई ये सोचेगा, कोई ये सोचेगा, पता नहीं पेपर कैसा आएगा। जो ये कंफ्यूजन है ना, इस वजह से ये तैयारी में सबको परेशान करने वाला है। इस वजह से भी कट ऑफ कम ही जाएगी। ठीक है, अभी मैं और बातों पे सब में डिटेल में आऊंगा कि कहां कहां क्या क्या समस्या होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ बातें कर ली, वो भी इंपॉर्टेंट ही थी कि सबसे पहले सोच रहे यार मेंस कब होगा। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मेंस कब होगा। भाई आपके पास जितना भी टाइम है आपको उसको पूर्णतः यूटिलाइज करना है। डेट आ जाएगी तब तैयारी करने का वैसे भी समय नहीं होगा। मगर एक एक्सपेक्टेशन की बात करें तो एक्सपेक्टेशन है मिड मार्च, मतलब जैसे हम डेज काउंट करते हुए चलें कि भाई तब एसएससी आंसर की रिलीज करेगी, फिर 2 हफ्ते का टाइम आपको उसको करेक्शन के लिए देगी, उस तरीके से जोड़ते हुए मिड मार्च तक का टाइम, मार्च का टाइम निकलता है जब एसएससी मेंस को करवा सकती है। तो मोटा मोटा हमारे पास 3 महीने,
जब ये आपका प्री खत्म होगा तब से। तो 3 महीने का समय कब निकलेगा अपने को पता नहीं चलेगा। अगर आपने 2-4 दिन वेस्ट कर दिए, फिर वो लय बनाना उस सब में जो है टाइम लग जाएगा। तो आप ये मान के चलो मोटा मोटा अपने पास 3 महीने का समय है, ठीक है। अब आगे बढ़े। कोई अभी सोच रहा है कि यार मेरे को अभी तैयारी शुरू करनी चाहिए, वेट करना चाहिए आंसर की का, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल मत करें, क्योंकि बाद में फिर आपको पछतावा होगा कि यार इतने नंबर पर अगर मुझे ये पोस्ट मिल गई है तो अगर मैंने स्टार्टिंग का वो टाइम वेस्ट ना किया होता ना यार, इतनी लो कट ऑफ जाएगी ये मैंने सोचा भी नहीं था, तो काश उसी टाइम पर एक अच्छी पोस्ट ले जाते, ठीक है। इसलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। मैं ये पूछता हूँ रीजन क्या है। आप देखो प्री का जैसा पैटर्न था लगभग वैसा ही तो मेंस का है। भाई इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीएस प्री में था, इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीएस मेंस में भी है, तो क्यों फिर दिक्कत ले रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या आपको कोई पेड कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं और मेरे साथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस के सभी एजुकेटर्स, कुछ मैंने बहुत बढ़िया चूज किए, हम सब मिलकर आपके लिए मेंस का एक बैच ला रहे हैं, जो एजुकेटर्स अपने आप में बहुत बेहतरीन है, जो आपकी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे, ठीक है। अगर आपके अभी जिस भी लेवल पर, क्योंकि प्री तो केवल क्वालिफाइंग है, लेकिन मेंस के लिए जो हमारा टाइम मिले उसमें हम आपकी तैयारी को इतना एनहांस कर दें कि आपकी जो भी ड्रीम पोस्ट है आप उसे बड़ी ही आसानी से हासिल कर पाओगे, ठीक है। इस 3 महीने हम भी मेहनत करेंगे, आपको भी मेहनत करनी है, और जो पोस्ट आपने डिसाइड करी है वो आपको मिल जाएगी। बस आपको बैच ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के साथ साथ कड़ी मेहनत भी करनी है। आपको शायद पता होगा मैंने भी खुद ही एग्जाम 2 बार दिया, दोनों बार क्रैक किया, दोनों बार इंस्पेक्टर की पोस्ट हासिल करी है, जिसमें एक बार मेरी ऑल इंडिया रैंक 71 भी थी। तो भाई अगर मैं टॉपर बन सकता हूं तो आप भी बन सकते हो। टॉपर हैं, टॉपर बनाएंगे। तो अगर मैं ये ऐसी बात कहूंगा तो आपको लगेगा हाँ यार ले लेते हैं कोर्स, है ना। यार मेन बात पता है क्या है, मैंने आपको पहले भी कहा है और हर बार कहूंगा, बार बार कहूंगा कि आज की डेट में कोई भी इंसान, उसको ये पसंद है कि यार उसको कोई ऐसी बात कह दो, भले वो झूठ हो लेकिन दिल को मतलब अच्छी लगे, यानी कि झूठी लेकिन मीठी बात पसंद है, बजाय कड़वी लेकिन सच्ची बात। बस दिल को संतुष्टि चाहिए। मैं कोई पेड कोर्स नहीं लेके आ रहा हूं, ये मैं बात ऐसे ही कह रहा था, क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। आज तक मैंने मेंस के लिए अलग से कोई बैच नहीं पढ़ाया है। मैंने कहा जो प्री है, अगर सिलेबस वही है, मैथ्स में कह सकते हैं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, मैथ्स में एक चैप्टर ऐड हो जा रहा है प्रोबेबिलिटी, तो उसके लिए पूरा ऐसा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल वही टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा यहाँ पर। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको कोई कोर्स लेना नहीं लेना। मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूं कि पेड कोर्स ना लो, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको अपने अंदर एक्स्ट्रा एज अपने एफर्ट से लाना है। देखो पेड कोर्स इस मूवमेंट पर लेने में कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, वो क्या हो सकती है उस पर अभी मैं बात करता हूं, ठीक है। आ जाइए। देखिए बात ये नहीं है कि पेड कोर्स 500 का है, 1000 का है, लेकिन ये सोचो कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, यही रहने वाले हैं मेंस में अपने सब्जेक्ट्स, और यही हमारे प्री में थे। मेंस में आपके मैथ्स के कितने सवाल आएंगे? 30। प्री में कितने आते थे? 25। तो लगभग वही सी चीज हो गई। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में प्री में 25 आते थे, अब मेंस में 45 आ जाएंगे। रीजनिंग में प्री में 25, मेंस में 30, और जीके में प्री में 25 और मेंस में 25। लेट अस सपोज मैं आपको जैसे मैथ्स पढ़ा रहा हूं, तो अब 30 ही सवाल आ रहे हैं, पहले 25 आते थे, 5 सवाल बढ़ गए, तो अब और सिलेबस भी अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो अगर मैं वही सिमिलर चीजें पढ़ाऊंगा तो आपको यार सर ऐसा तो प्री में भी पढ़ा था, कुछ अलग पढ़ा, कुछ अलग के हमें कुछ अलग नहीं पढ़ना यार। मेन है ये जो टाइम होता है ना, 2.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ये प्रैक्टिस का टाइम है। आपको पता है यार मेरा मैथ में फलाना वाला चैप्टर वीक रह गया था, क्वालिफाई तो कर गया हूं, अब उसको स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं। वो प्रैक्टिस वैसे सेल्फ करी जा सकती है। अब इतने प्री अगर आप क्लियर कर गए हो तो मेंस में खुद अकेले बैठ के प्रैक्टिस करी जा सकती है। और बाकी मैं यूट्यूब पर रेगुलर आता रहूंगा आपको प्रॉपर गाइडेंस के लिए। मैं मेंस में आपके साथ हूं। कंप्यूटर के लिए यहाँ पर कंप्यूटर और टाइपिंग भी ऐड हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए क्या पीडीएफ, कौन सी किताब यूज करनी है, 2-3 किताब मैं देख रहा हूं। जब तक आपका प्री खत्म होगा तब तक मैं किताब भी आपको दे दूंगा। अब मैं बात करता हूं, अब जो प्रॉब्लम समझाना चाह रहा हूं ना, जो फ्रस्ट्रेशन तैयारी के दौरान होने वाली है, उसको अगर आप समझ गए ना, तो ये जो वीडियो है ना, आप कहोगे यार सही दिशा दे गई। ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए नहीं है जो मतलब ये उस स्टूडेंट के लिए वीडियो यार जो अभी सिलेक्शन लेने के मोड में है। मोड मतलब उसकी तैयारी ऐसी है, बस उसे वो इस ट्रैक पे जा रहा है, इधर ही चले जाए। कोई पेड कोर्स लेने से मैं बता रहा हूं डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि उस दिक्कत समस्या के थ्रू मैं खुद CGL 14 से गुजर चुका हूं। CGL 14 में मुझे बड़ा दुख है कि मेरी रैंक 3850 थी, और उस टाइम पर भी मैं
500 के अंदर आराम से रैंक ला सकता था। लेकिन ये होता है जब हम पहली बार प्री देते हैं, अरे यार इसी बार मेंस भी निकल जाए और कुछ अलग करें, मेंस में कुछ अलग नहीं करना होता। यही मैंने सीजीएल 14 से सीखा। या हम जब भी खुद, अब या तो ये है कि आप खुद ठोकर खा के सीखें, किसी ने खा रखी उसी से सीखें, कुछ अलग करने का ज्यादा टाइम नहीं होता इस कम टाइम ऑफ ड्यूरेशन में। 15 में वही गलती नहीं करी कि यार जो पढ़ा है ना उसी को अच्छे से रिवाइज करते हुए चलते हैं, कोई अलग से क्रैश कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है, तो सीधे टॉप 100 में आ गए। प्री प्लस मेंस मेरी रैंक 53 थी, 3850 से सीधे 53, फिर इंटरव्यू के बाद 71 हो गई। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि होता क्या है, अब मैं समझाऊं, अब आप शायद उस चीज को यहां पर रिलेट कर पाओ कि लेट अस सपोज रीजनिंग में बहुत बात चल रही है कि अरे मान लो जो आपने रीजनिंग प्री में ही पढ़ी, वैसी ही रीजनिंग अगर आपको, आपने पेड कोर्स लिया, वैसी रीजनिंग अगर आपको मेंस में पढ़ाई जाएगी, आपको सर आप तो हमारी फीस बर्बाद करो, बेसिकली वो फीस बर्बाद नहीं कर रहे, बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं कर सकते। उन्हें न चाहते हुए भी आपको कुछ अलग पढ़ाना पड़ेगा, कुछ बैंकिंग लेवल के सवाल कराने पड़ेंगे, बैंकिंग के जैसे इनपुट आउटपुट वाले सवाल हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट वाले सवाल हो गए। मैंने खुद ट्राई करे, सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल काफी मुश्किल होते हैं, उसमें 2-3 सवाल आएंगे तो उसमें 10 मिनट लग जाती है, उसका फिगर बनने में 5 मिनट लग जाती है। तो अगर उस लेवल का आएगा तो हम स्किप कर देंगे, ठीक है। और जहां तक यार रीजनिंग में इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं कर सकते, सिलेबस भी देख लेंगे, लेकिन जब ये पढ़ाया जाएगा तो कई इसमें समय लगता है, लेकिन वो तो पढ़ा देंगे। लेकिन वो चीज अगर आप ही नहीं पचा पाए तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाओगे, अबे यार ये रीजनिंग तो साली ऊपर से जा रही है, पल्ले नहीं पड़ रही है मेरी, तो मतलब ऐसा लगे कि हमारे साथ ही गलत हो रहा है। तो जो इस वक्त सही डायरेक्शन पे चले गया, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए वो सिलेक्शन ले जाएगा। क्योंकि अभी ये समस्या है कि पता नहीं बैंकिंग की रीजनिंग, बैंकिंग की अंग्रेजी, बैंकिंग की मैथ आएगी या नहीं आएगी, किस लेवल का आएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो मैं आपको बेसिकली डरा नहीं रहा हूं, जो परेशानी आगे आएगी ना उसी से अवगत करा रहा हूं। 1 महीने बाद फिर हम मिल लेंगे, फिर मैं पूछूंगा बताओ परेशानी आ रही है नहीं आ रही है, आएगी। लेकिन अगर हम पहले ही रेडी हो जाए, अच्छा ये समस्या आ सकती है, भाई आप बताओ किसी एजुकेटर को पता है क्या कि ये चीज आएगी या नहीं आएगी? किसी को नहीं पता है। तो आप अपने बुद्धि विवेक से समझो कि अगर आता है तो हम ऐसे करके आगे बढ़ जाएंगे, बाकी जगह नंबर बना लेंगे, क्योंकि हडल्स बहुत सारे हैं, हडल्स बहुत सारे हैं। अब जैसे एक बार ये देख लो, आपका जो मेंस होगा वो आई होप हर बार की तरह ही चलेगा, 2 दिन में होगा। पहले दिन वो होगा जो सबके लिए कॉमन है, और नेक्स्ट डे जेएसओ और डब्ल्यूओ का पेपर हो जाएगा, है ना। अब जो फर्स्ट डे है, बेसिकली जो पेपर भी होगा ना, वो भी हमें थोड़ा एग्जॉस्ट करने वाला होगा, थकाने वाला होगा। अब तक क्या होता था, 2 टॉपिक होते थे, अब 4 टॉपिक रेडी करने, ठीक है। 4 टॉपिक कौन कौन से हो गए अपने? पहले इंग्लिश और मैथ्स होता था, अब इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके। प्री तक आप इतना प्रिपेयर कर रहे थे, अब आपको यहां पर कंप्यूटर भी प्रिपेयर करना है और साथ ही साथ टाइपिंग भी करनी है। कंप्यूटर और टाइपिंग को नहीं छोड़ सकते, भले वो क्वालिफाइंग नेचर के क्यों ना हो। कुछ स्टूडेंट्स अभी ऐसे भी होंगे जिनको टाइपिंग नहीं आती होगी, तो यार उनके लिए तो इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके है ही है, साथ में कंप्यूटर की भी तैयारी करनी है और टाइपिंग की भी करनी है। तो बेसिकली होगा क्या कि सबको समस्या आएगी, किसी एक को नहीं आएगी। जो थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर गया, मेंटली काम रहेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, वो सिलेक्शन ले जाएगा। अब प्री में जैसा होता था, हमें जीके अपनी तरफ आकर्षित करती थी कि भाई मुझे पढ़ ले, सोच तेरे अगर 50 में से 40 आ गए तो तेरे मार्क्स कितने बढ़ जाएंगे। अब आपके सामने मैंने 4-6 चीजें लिखी हैं, ठीक है। आप बताओ इन 4-6 चीजों में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी आपका आगे टाइम वेस्ट करवाएगी। अब उस पर बात करते हैं। ये भी मतलब समझने में थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तभी मैं कह रहा था 2x पे नहीं देखना है। पता है हम कहेंगे सर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। पता है अगर आप ध्यान से सोचो तो ये दोनों चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इसको आप ऐसे समझो, आप यहाँ पर पूरे में से पूरा भी स्कोर कर गए और अगर इनको हम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो ये वेस्ट हो गया। मतलब अभी एक बैलेंस की जरूरत है। अगर मैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कंप्यूटर में आपके 20 सवाल आएंगे, है ना, एक सवाल 3 नंबर का होगा, तो 20 सवाल आएंगे। एसएससी ने कहा 30% पासिंग रहेगा, यानी कि आपको 6 सवाल सही करने हैं। तो एक सवाल 3 नंबर का, तो 6 × 18 हो गया। कुछ हमने मान लो गलती कर दी, 1/3 नेगेटिव जाएगा। तो अगर मेरे 17 नंबर भी रह गए, अगर मेरे 18 की जगह 17 भी रह गए, तो मैंने यहाँ पर कितना भी अच्छा क्यों ना किया हो, क्या उसका कोई फायदा हुआ? नहीं। तो एक तरीके से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार ऐसा नहीं, यहाँ पर चलो अपने जीके में कम नंबर रह गए तो भी चलेगा, कम से कम 2-3 नंबर मान लो कम हो गए मेरे,
20 आ सकते थे, 17 आ गए, तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा? नहीं, कोई पोस्ट मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर 18 की जगह 17 रह गए तो यहाँ कितना भी अच्छा किया हो वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज जो है ना बच्चे के दिमाग को खींचती रहेगी 10 जगह से। जब इसको पढ़ोगे तो दिमाग कहेगा इसको पढ़ ले, गेटिंग माई पॉइंट। अब यार टाइपिंग कर ले, कहीं ये क्वालिफाई से न रह जाए, ये सारी समस्याएं आएंगी। तो मैं फिर से कह रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं। या तो हम शुतुरमुर्ग की तरह बालू में मुंह दे सकते हैं, है ना, कि भाई कोई समस्या नहीं है, या पहले से अवेयर हो सकते हैं और वो शुतुरमुर्ग तो उस दिन कटेंगे, फिर जो पहले से दिमाग को प्रिपेयर करके नहीं जाएंगे वो उस दिन कहेंगे अबे यार ये क्या हो गया, कोई यहां रह जाएगा, कोई यहां। बात समझ रहे हैं? हम पहले से रेडी, मेंटली प्रिपेयर यहाँ पे जरूरी कि अच्छा यार मेरे को यहाँ पर ऐसा नहीं 20 में से 20 सही करने हैं, 60 नंबर लाना भी मेरा मोटो नहीं है। मेरा मोटो ये है, मेरा टारगेट ये है कि कुछ भी हो जाए मैं 50% तो आराम से ले आऊं। मतलब मैं 10 सवाल सही कर पाऊं, 10, और बुरी सी बुरी स्थिति में 10 सोचेंगे तो 6 तक तो आ ही जाएंगे, है ना। हमें यहाँ पर ऐसा नहीं, अब कुछ स्टूडेंट तो कंप्यूटर को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने लगेंगे तो वो चीज यहाँ पर इंपैक्ट डालेगी। अभी तक नहीं होता था कि ये 4 चीजें ही हमारा दिमाग खराब कर देती थी, अब 2 चीज और बढ़ गई, मेंस का प्रेशर और बढ़ गया। ठीक है, तो हमें ऐसा करना है, हमें बैलेंस रखना है। उस सभी के लिए मैं टाइम टू टाइम आपको यूट्यूब पर गाइड करते रहूंगा। इवन मैंने ये भी प्लान किया कि हर एक हफ्ते में जूम मीटिंग भी कर लिया करेंगे। अगर उसमें कोई स्टूडेंट बदतमीजी नहीं करेगा तो उसे बाकियों की हेल्प के लिए यूट्यूब पर भी डालेंगे। और पूरी कोशिश कर रहेगी मेरी कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के सिलेक्शन में मेरा कुछ योगदान रह सके। मैं ये नहीं कहता वो मेरे से पढ़ा हुआ सिलेक्ट हुआ है, योगदान है बस हमारा। ठीक है, चलिए, तो बात समझ में आ रही है? आई एम देयर, मतलब मैं कोई पेड कोर्स नहीं ला रहा हूं, लेकिन जैसा पेड कोर्स अगर मैं लाता वो पेड कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यूट्यूब पर होगा इस बार। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक बैलेंस अप्रोच की बहुत ज्यादा आवश्यक है जो आपको खुद ही करनी है, वरना 6 चीजें एक दिन में प्रिपेयर नहीं होंगी। जो अब हम ये टारगेट रखेंगे कि यार इस चीज को तो बस आप और इंप्रूव करते जाएं, आपको जहां अपनी कमी दिखती है वहां पर काम करें, मॉक टेस्ट रेगुलरली लगाते जाओगे। इसके लिए मैंने आपको कह दिया है कि अभी प्री जैसे ही खत्म होता है उसके 2-3 दिन के अंदर ही मैं कंप्यूटर आपको कहां से करना है, आपको कहीं सर्च नहीं करना। मैं अब कंप्यूटर खुद पढ़ रहा हूं, 2-3 किताबें हैं, उसमें से कौन सा 3 किताबें पढ़ना भी वेस्ट ऑफ टाइम है। मैंने क्या कहा, 50% हमारा आ जाना चाहिए, वो हमारा टारगेट होना चाहिए। बहुत मुश्किल नहीं आएगा, ठीक है। तो केवल इधर पूरे नंबर लाने ना इधर पूरे लाने, इसको क्वालिफाई करना भी हमारा टारगेट रहना चाहिए दिमाग के बैक ऑफ द एंड में, और बाकी यहां पर अच्छा स्कोर करना है। अब हम आते हैं किस चीजों पर कि रीजनिंग में बैंकिंग का लेवल आएगा नहीं आएगा, और मैथ्स में क्या होगा, इंग्लिश में क्या होगा। अब आपको कई जगह ये भी लग रहा होगा कि सर देखो मैथ में 30 सवाल आ रहे हैं और यहां पर 45 आ रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली इसका वेटेज इंग्लिश का बड़ा है, लेकिन उसे इस तरीके से भी आप देखो कि पहले मेंस में मैथ में 100 सवाल आते थे और अंग्रेजी में 200 आते थे। ठीक है, अब आप डेफिनेटली यहां पर वेटेज जो है 1.5 गुना है, लेकिन पहले जो है इंग्लिश के सवाल 200 होते थे, देखो इसके भी 200 नंबर होते थे, इसके भी 200 होते थे। लेकिन कुछ चीजें आपकी टेस्ट करने के लिए एसएससी को ज्यादा सवाल चाहिए ही चाहिए, जैसे कॉम्प्रिहेंशन के लिए वो आपको 5-7 सवाल 8 सवाल देगा, वही कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे बन जाएंगे। 10 सवाल दे दिए कॉम्प्रिहेंशन के तो वो 30 और 35 सवाल ही हो गए, है ना। 10 सवाल अपने कॉम्प्रिहेंशन के, या फिर आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट PQRS वाले आ सकते हैं। तो उस वजह से ये 15 सवाल जो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं वो आना जरूरी था। ठीक है, बस वेटेज उसने बढ़ा दिया, कोई टेंशन नहीं है, हमें सब में स्कोर करना, ये वाली बात समझ में आ गई। अब हम बात ये कर लेते हैं, आपके अंदर से ये डर हटा दिया जाए कि सिलेबस में कुछ बदलाव है प्री और मेंस में। ठीक है, अब आप देखिए इंग्लिश का सिलेबस है आपके सामने, ये 2021 के प्री का था, सॉरी 21 के मेंस का था पेपर 2, 21 का मेंस, ये 22 का मेंस। सेंटेंस अगर आप पढ़ के देखेंगे, आप आराम से पॉज करके देख लेना, खुद डाउनलोड करके देख लेना, बिल्कुल सिमिलर है। चेंजेस क्या है, यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर वर्ड यूज किया, यहाँ पर नहीं किया है। यहाँ देयर करेक्ट यूजेज लिखा है, सिनोनियम एंटोनियम एंड देयर करेक्ट यूजेज। जब आपको सिनोनियम और एंटोनियम का मतलब पता है तो उसका करेक्ट यूजेज कोई बड़ी बात नहीं है। करेक्ट यूजेज वाले सवाल जो है CDS में देखने को अधिकतर मिलते थे। किस प्रकार से, जैसे मैं कहूं कि मतलब एक सेंटेंस हो जाएगा, एक सेंटेंस हो गया, लेट अस सपोज पैराग्राफ शुड बी ऑन करंट अफेयर्स, तो एक के नीचे लाइन दे दी, बताओ इसका मतलब क्या है, इस तरीके का करेक्ट यूजेज हो गया। तो सिनोनियम एंटोनियम आता है तो वो वाली बात होगी। बस इस पैसेज के आगे, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के आगे
इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को डिस्क्राइब किया हुआ है कि बेसिकली आपको कैसा पैसेज देखने को मिलेगा। टू टेस्ट द कॉम्प्रिहेंशन 3 और मोर पैराग्राफ, तो यहां पर ये बात ये क्लियर करना चाह रहा है कि कम से कम आपको 3 पैराग्राफ देखने को मिलेंगे। तो अगर एक में 4 सवाल है तो 12 सवाल हो गए, XYZ कुछ भी हो सकता है, बस इसके बारे में बताया है। Those will be at least one paragraph should be a simple one based on a book or a story, तो एक आसान रहेगा, and the other 2 paragraphs should be on current affairs based on a report और एन एडिटोरियल। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यार एक तो आसान रहेगा और बाकी जो 2 हैं एडिटोरियल पर हो सकते हैं या करंट अफेयर्स पर हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, आप क्या करो, एक द हिंदू ले लो, उसको जब तक रोज मत लो, एक द हिंदू का पेपर ले लो, उसके एडिटोरियल को खोलो और उसके एक पैराग्राफ को या एक कोई भी टॉपिक है उसको पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए। क्योंकि जो एडिटोरियल वाला पार्ट होता है या बैंकिंग वाले जो कुछ पैराग्राफ्स होते हैं, बैंकिंग मतलब जिसमें बैंक के बारे में रेपो रेट ये सब कुछ बैंकिंग टर्म्स यूज करी जाती हैं, वो पैराग्राफ थोड़े मुश्किल लगते हैं, तो उनको थोड़ा पढ़ना समझने की कोशिश करनी, और कुछ नहीं है। बाकी जैसे पैसेज करते हैं वही। तो ये बात से आप एग्री करते हैं कि सिलेबस सेम है इंग्लिश का। मैथ की बात करें तो मैथ में पहले जो मेंस का सिलेबस था अभी भी वही सिलेबस है, बस ये वाली बात ऐड कर दी है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना, वेरिएंस जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, बस इतना। ऐसा नहीं है कि पहले जो है हमारे सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स नहीं था देखो, हाँ, अपना हिस्टोग्राम था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था, बार डायग्राम था, पाई चार्ट था, लेकिन अब उसमें क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन मीडियन मोड जुड़ गया है। ठीक है, मीन मीडियन मोड हमने पहले ही पढ़ा था, अब बस स्टैंडर्ड डेविएशन और पढ़ लेना है, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है। फिर कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज, अब यहां पर एक वर्ड कह रहा है सिंपल प्रोबेबिलिटीज, तो हो सकता है कि 10वीं तक की जो प्रोबेबिलिटी है, 10वीं क्लास में जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो पढ़ने से अपना काम हो जाए, वो बस एक टॉपिक ही तो ऐड हो गया, आ गया तो ठीक है। अब इसमें भी कोई लिमिट नहीं, प्रोबेबिलिटी अपना 11वीं क्लास में भी है, तो उसमें भी आप कितना भी डेप्थ में जा सकते हैं, कितने हैंडशेक होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी XYZ, तो उस तरीके से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, लेकिन अपने को बेसिक तक रखना चाहिए क्योंकि डेप्थ की कहीं पर भी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो मैथ का भी सिलेबस अप्रोक्सीमेटली सेम है। रीजनिंग की बड़ी चर्चा चल रही है कि रीजनिंग में अब ऐसा पैटर्न आ जाए, वैसा पैटर्न आ जाए, इनपुट आउटपुट आ जाए, सेटिंग अरेंजमेंट आ जाए, बैंकिंग का कुछ आ जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी ये तो टीयर 2 का है, 2021 में केवल प्री होता था, तो ये प्री का सिलेबस है। अगर आप 21 का प्री का सिलेबस देखो तो वो ये रहा, 22 का प्री का सिलेबस ये रहा, हूबहू एक एक वर्ड सेम है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो तो 22 के मेंस में सिलेबस को छोटा कर दिया, मैंने कहा छोटा किया या कुछ डिफरेंस भी है, तो हर एक वर्ड जो है यहां से वहां देखने को सेम टू सेम मिल रहा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही है, इसमें कम है। ठीक है, तो वो भी घबराना नहीं है। देखो घबराने से क्या होगा कि अपना जो रैंक आ सकती थी ना उससे कहीं नीचे रह जाएंगे, क्योंकि आप सोचो, ऐसा मत सोचो कि हम ही सबसे कमजोर है ना, ये फ्रस्ट्रेट सबको करने वाला है। आगे आप देखिए 1-1.5 महीने बाद बातचीत जब चलती रहेगी तो देखिएगा क्या समस्या होगी। बस मेंटली स्ट्रांग रहना है, मेडिटेशन वगैरह शुरू कर दो। 21 का प्री का और 22 का मेंस का सिलेबस जीके का ये रहा। ठीक है, तो वो एकदम वर्ड टू वर्ड एकदम सेम है, बस मैंने ऐसे ही कुछ थोड़ी फनी चीजें इसमें मार्क आउट कर दी। जैसे देखो अराउंड देम लिखा है, यहाँ पे अराउंड हिम लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चंस विल लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चंस आर आल्सो डिजाइन्ड। ठीक है, परटेनिंग टू लिखा है, यहाँ पर टू गायब है, यहाँ पर एंड लिख दिया है ऐसे सिंबल में और यहाँ पर एंड पूरा लिख दिया, यानी कि कुल मिलाकर बात ऐसी कि सिलेबस हूबहू सेम है। तो इस सेशन में ना मेनली इतना ही था। तो अगर मैं समराइज करूं सारी बातों को पॉइंट टू पॉइंट, तो वो क्या है, पहली बात यह है कि आपको अभी सोचने में समय बर्बाद नहीं करना है कि आपको मेंस की तैयारी करनी है नहीं करनी है। अभी अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो बाद में आप उस बात को कोसोगे कि मैंने टाइम वेस्ट क्यों किया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस तैयारी के दौरान कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, बीच में आप फ्रस्ट्रेट भी होगे और होना लाजमी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब आपको प्रिपेयर करनी है एक साथ में। कभी जीके कहेगी मेरे को प्रिपेयर कर ले, कंप्यूटर कहे भाई मुझे कर ले, तो वो जो पुल इधर उधर होएगा उससे आपको थोड़ा सा अपने आप को कैसे भी उसमें काम रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या आपको कोई पेड कोर्स लेना है नहीं लेना, आप चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, बट एक बात याद रखना, केवल आप किसी कोर्स पर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा दुख तकलीफ आपको होगी। तो कुछ एक्स्ट्रा एज आपको अपने अंदर लानी है बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले, कि बाकी स्टूडेंट से आप कुछ अलग मेहनत क्या कर रहे हैं वो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एजुकेटर्स को भी नहीं पता ना, या मुझे भी नहीं पता ना कि भाई किस लेवल तक हमें आपको पढ़ाना चाहिए, कि क्या लेवल आने वाला है। अगर पता होता तो हमें पहले से ये भी पता चल जाता कि एसएससी पैटर्न को बदल रही है,
लास्ट पॉइंट ये आता है कि मेरा जो पेड कोर्स है वो नहीं आ रहा है, जो भी है वो इसी यूट्यूब चैनल पर होगा। जो भी बेस्ट हो सकता है वो मैं डेफिनेटली करूंगा। मैं आपके साथ बिल्कुल हूं आपकी इस तैयारी में, इस सिलेक्शन प्रोसेस में योगदान देने के लिए।